नमस्कार दोस्तों, आज मैं भाग 3 जो भूगोल का है इसे मैं पढ़ाऊंगी। इसके पहले भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉपिक को पढ़ाया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। इसमें पहला टॉपिक दिया है ब्रह्मांड से। इसके प्रश्न देख लेते हैं कि टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा गैलीलियो। इसमें है टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया। उन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। आगे है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण या यूरेनस, वरुण, नेपच्यून कह सकते हैं, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी एवं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला टॉपिक है सौर मंडल से। इसमें है पृथ्वी यहाँ पे बताना है पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो किस पथ पर करती है? तो यह जाएगा अंडाकार। इसमें है जोहानस केपलर 1571 से 1630 ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें आपका हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 299.792 किलोमीटर पर सेकेंड से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा लगभग 500 सेकेंड। आगे है सूर्य आकाश गंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से सामान्य तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है तथा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड और ब्रैकेट में है 496.6 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.22 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? ये हो जाएगा आपका बी ज्वारीय हाइपोथीसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। अगला है इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति सिद्धांत पहला है नेबुलर परिकल्पना पियरे साइमन डी लाप्लास हो जाएगा। 2 है ज्वारीय हाइपोथीसिस, जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी। 3 है गैसीय हाइपोथीसिस, जिसमें हो जाएगा इमैनुएल स्वेडेनबर्ग व इमैनुएल कांट हो जाएगा। 4 है ग्रहीय हाइपोथीसिस, ये हो जाएगा थॉमस सी चेम्बरलिन और फॉरेस्ट आर मोल्टन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश मंडल। इसमें है सूर्य की बाह्य प्रकाशीय सतह जिसे हम देख सकते हैं उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य। आगे है इसमें
पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत एकमात्र तारा सूर्य है। सूर्य की बाह्य सतह, जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन तथा हीलियम के नाभिक संलयन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे है इसमें, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला टॉपिक है बुध, शुक्र और मंगल से प्रश्न। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो ये हो जाएगा मंगल। इसमें है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ परिक्रमण करते हैं। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक या पार्थिव ग्रह। पृथ्वी के सदृश ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह शामिल है। दूसरा है बाह्य या बृहस्पति ग्रह। इसमें हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के सदृश ग्रहों को बाह्य या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण ग्रह शामिल है। अगला है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। इसमें है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखने वाला यह तीसरा खगोलीय पिंड है, जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद क्षितिज पर दिखाई पड़ता है और सौरमंडल में सर्वाधिक ताप वाला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा होता है? तो ये हो जाएगा शुक्र। इसमें है, बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं तथा पृथ्वी से बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण हैं। अगला है इसमें, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसमें हो जाएगा, इसमें बुध हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से निकटतम बुध ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है तथा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरी करता है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। अगला है, किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने किया है? ये हो जाएगा मंगल। इसमें है, 11 अगस्त 2015 को वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर झील की उपस्थिति की खोज की। प्राचीन समय में मंगल पर जीवन रहा होगा, ऐसा संभावना इसके प्रमाण के तौर पर वहां एक छोटी झील खोजी गई है। मंगल ग्रह पर आज पानी नहीं है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कई साल पहले वहां महासागर रहे होंगे और जीवन रहा होगा। वैज्ञानिकों ने ऐसा संदेह व्यक्त किया कि वाष्पीकृत होकर सारा जल सूख गया और वहां पर पानी और जीवन दोनों समाप्त हो गए। अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह। इसमें है, सौरमंडल में मंगल ग्रह सूर्य के दूरी के क्रम में चौथा, आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आगे है इसमें, अगला टॉपिक पे है बृहस्पति या चंद्रमा पे प्रश्न। इसमें है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह हो जाएगा बृहस्पति। इसमें देख लेते हैं,
सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 9.8 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसमें ग्रह देख लेते हैं, उपग्रहों की संख्या। पृथ्वी में 1 उपग्रह है, मंगल में 2, बृहस्पति में 79, शनि में 82, अरुण में 27, वरुण में 13। बुध तथा शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है। किसके पास? बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं होते हैं। अगला है इसमें, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ये सही हो जाएगा। इसमें है, प्रश्न काल में बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक 67 ज्ञात उपग्रह थे तथा वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या 79 और शनि के उपग्रहों की संख्या 82 सर्वाधिक है। आगे है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है, तो कितना है? 1/4 हो जाएगा। आगे है इसमें, पृथ्वी का व्यास 72,742 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,774 किमी है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है। अतः चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां भाग है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये हो जाएगा टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। इसमें है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलोलॉजी कहते हैं। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक होती है। अगला टॉपिक है, पृथ्वी से प्रश्न। इसमें है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है, तो ये हो जाएगा 21 जून। इसमें है, सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अगला है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना होता है? तो ये हो जाएगा 6,371 किलोमीटर। इसमें देख लेते हैं, सूर्य पृथ्वी से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। जब तक ज्ञात ग्रहों में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवतीय त्रिज्या 6,378 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6,357 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6,371 किलो, ये कितना हो जाएगा? हो गया 6,371 किलोमीटर तथा कुल क्षेत्रफल है 51,75,00,000 वर्ग किमी है। अगला है इसमें, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? इसमें हो जाएगा 3 फरवरी। इसमें देख लेते हैं, 3 फरवरी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक लगभग 14.7 करोड़ किमी होती है। इसे उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर पर होती है। इसे अपसौर कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला है, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो ये हो जाएगा 23.5 उत्तर में, 23.5 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, पृथ्वी के अच्छे झुकाव तथा परिक्रमा गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। अगला है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो यह हो जाएगा संक्रांति। संक्रांति एक खगोलीय घटना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अतः संक्रांति के दिन रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर होता है। अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, ये हो जाएगा आपका 12,756 किलोमीटर। इसमें है पृथ्वी का आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर पृथ्वी है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। आगे है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो ये हो जाएगा 21 जून। इसमें देख लेते हैं 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रात्रि छोटे होने लगती हैं और वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रातें लंबी तथा शीत ऋतु पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय से प्रश्न। इसमें है प्रश्न दिया है अक्षांश एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में तो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा 52वां समानांतर दक्षिण। इसमें है देख लेते हैं अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह के 52 डिग्री दक्षिण में 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है, जबकि अश्व अक्षांश या हार्स अक्षांश उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी है। यह पेटी 30 से 35 उत्तर व पूर्व में स्थित है। अगला है शरदीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में को था, इसमें हो जाएगा 23 सितंबर को था। इसमें देख लेते हैं विषुव वर्ष का वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात की अवधि समाप्त हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। इसे क्रमशः वसंत विषुव एवं शरद विषुव कहते हैं। अगला है ग्रीनविच मीन टाइम ने भारतीय मानक समय कितना आगे है, तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा। इसमें है 5 घंटे और 30 मिनट भी कह सकते हैं। इसमें है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका उपयोग मानव समय के रूप में मानक समय के रूप में किया जाता है। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। भारतीय मानक समय इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। आगे है इसमें ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत की प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास है, तो ये हो जाएगा लंदन। आगे है इसमें देख लेते हैं ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्रीनविच लंदन में स्थित रॉयल वेधशाला का औसत समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 ईस्वी को हुई थी। भारतीय मानक समय IST GMT से 5.5 घंटे आगे है। अगला है कर्क रेखा
कहाँ से गमन करती है? तो ये हो जाएगा भारत और सऊदी अरब। इसमें है कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब एवं भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अगला है 1 अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा 111 किलोमीटर। सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाले काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। शून्य अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। प्रत्येक डिग्री पर 1 अक्षांश निर्मित होता है, अर्थात उसी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश व दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश निर्मित होते हैं। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों की लंबाई विषुवत रेखा के से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर घटती है। अगला है इसमें दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा पर। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर दिन रात बराबर होते हैं। आगे है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी के केंद्र पर। इसमें देख लेते हैं पृथ्वी के तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होगा। पृथ्वी तल के गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर निम्नवत तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला है इसमें 1 घंटे में समयांतराल में देशांतरी दूरी होगी। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। आगे है इसमें विश्व को, इसी में है, इसकी व्याख्या है विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। अगला है दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 24। विश्व को 24 विश्व क्षेत्रों में समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है। यह इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में किया जाता है, जो प्रयागराज इला के नैनी से होकर गुजरता है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस 12 में है तथा रूस में 11 टाइम जोन है। अगला है इसमें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुपात प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 90। इस पे है उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला है पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वाहतम मेंटल शामिल है, उसे क्या कहता जाता है? तो ये हो जाएगा स्थल मंडल। इसमें है पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वाहतम मेंटल शामिल है, उसे स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला है पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इसमें देख लेते हैं रासायनिक पदार्थों में उपस्थिति के आधार पर स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों सियाल, सीमा तथा नीफे में बांटा है। पहला है सियाल। इसमें है पृथ्वी की पपड़ी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। सियाल की रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, अभ्रक, कोयला आदि पाया जाता है। सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल कहा जाता है। दूसरा है सीमा।
यह पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, चांदी, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं। सिलिका, एसआई तथा मैग्नीशियम Mg की अधिकता के कारण इसे सीमा कहते हैं। 3 है नीफे। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। इसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि पाया जाता है, लेकिन निकिल लोहे को Fe से दर्शाते हैं कि अधिकता के कारण इसे नीफे कहा जाता है। अगला है पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अटलांटिक में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो ये हो जाएगा 93.2 डिग्री सेल्सियस। आगे है इसी में है पृथ्वी पर पूर्वी अटलांटिक में सर्वाधिक शीत तापमान 93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कितना है? 93.2 डिग्री। अगला है इसमें पृथ्वी की रचना में रासायनिक लौह तत्व कितनी मात्रा में होती है? तो ये हो जाएगा लगभग 32 से 35%। इसमें देख लेते हैं पृथ्वी की रचना में आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.17%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। भू रसायन शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भू प्रकृति में लगभग 47% ऑक्सीजन है। अगला टॉपिक है द्वीप और महाद्वीप से। इसमें है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये हो जाएगा मांजुली, जो असम में है। इसमें देख लेते हैं मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह द्वीप उत्तर में सुब्रनासिरी नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। आगे है यूरोप में कितने देश हैं? तो ये हो जाएगा 44। कितने देश हैं? तो 44 हो जाएगा। इसमें है यूरोप महाद्वीप छठवां सबसे बड़ी महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बसे देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। 20 सही हो जाएगा। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग क्या हो जाएगा 7,34,25,500 वर्ग किमी है। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। द्वीपों में रियूनियन, मेडागास्कर, श्रीलंका, जांजिबार, कोमोरोस और मॉरिशस शामिल है। मेडागास्कर हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 22 लाख इसमें है 2,26,658 वर्ग मील हो जाएगा। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ एक है। तो ये क्या है? एक प्रवाल रचना है। इसमें है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है, जो 2900 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर बनी है, जिसमें है 3,44,900 वर्ग किलो क्षेत्रफल है। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के स्विट्जरलैंड के समीप द्वीप अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला है इसमें जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा तेल के लिए। इसमें है होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 7वां बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी भी फैले हुए हैं। यह द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक में। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा
द्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किमी है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। इसमें देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग मीटर है। प्रमुख द्वीप आरोही क्रम में ग्रीनलैंड, न्यूगिनी, बोर्नियो, एक है मेडागास्कर, बेफिन द्वीप, सुमात्रा और होन्शु। अगला है इसमें ग्रेनाडा स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा कैरिबियन सागर में। ग्रेनाडा एक कैरिबियन द्वीप है जो कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच यह 12 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 61 डिग्री 40 मिनट पश्चिम में है। इसकी पश्चिमी तटरेखा 121 किमी लंबी है। अगला है इसमें इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है, तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। इसमें है महाद्वीप एक तरफ है सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश देख लेते हैं। तो एशिया में है सबसे बड़ा देश चीन और छोटा है मालदीव। अफ्रीका में सबसे बड़ा है अल्जीरिया, सबसे छोटा मेओटो। उत्तरी अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा देश है और सेंट पियरे सबसे छोटा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और फॉकलैंड द्वीप जो सबसे छोटा देश है। यूरोप में रूस बड़ा है और वेटिकन सिटी सबसे छोटी है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और नौरू सबसे छोटा देश है। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा एशिया। इसमें देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या भी निवास करती है। एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। नोट में है भारत में विश्व की लगभग 17.6% जनसंख्या निवास करती है। अगला है इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है, तो ये हो जाएगा यूरोप में। आगे है इसी में है इसकी व्याख्या है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास का मैदान कहते हैं। महाद्वीपों में सवाना घास के मैदान अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं। सवाना घास के मैदान जिनमें बिखरे हुए पेड़ों के साथ शुष्क घास का मैदान तथा आमतौर पर बहुत सूखे मौसम में पाया जाता है, यह यूरोप में स्थित नहीं है। अगला है इसमें विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। इसमें देख लेते हैं पृथ्वी का स्थल खंड के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है जो क्रमानुगत है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगला है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। इसमें है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 44,57,09,000 है वर्ग किलोमीटर है। इसमें आगे है यह संसार के लगभग 29.9% लगभग 30% भूभाग पर फैला है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, अतः यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया तथा यूरोप के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत तथा काला सागर सीमा बनाते हैं। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से
अलग करता है, जबकि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन क्लिफ्स के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन क्लिफ्स के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगले टॉपिक में है महासागर और महासागरीय धाराएं से प्रश्न। इसमें है निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें स्टार लगा है तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौ जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। कुल पुनः पूर्ति योग्य भौ जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। अगला है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा 0.3%। इसमें है पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.7% भाग पर जल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80.9% भाग पर जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों में महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताज़ा जल उपलब्ध है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सतह जल संसाधन का एक उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा झील। झील सतह जल संसाधन का एक उदाहरण नहीं है। अगला है जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो हो जाएगा संघनन। इसमें है संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में मौजूद जल वाष्प द्रव पानी में बदल जाता है। संघनन बादलों के गठन के लिए जिम्मेदार और सघन जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये बादलों की रचना के लिए उत्तरदायी है। ये बादल वर्षा की उत्पत्ति करते हैं, जो कि जल चक्र के भीतर पृथ्वी की सतह पर जल के वापस आने का प्राथमिक मार्ग है। संघनन वाष्पीकरण की विपरीत क्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो ये हो जाएगा नदी। इसमें देख लेते हैं पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 97.5% भाग खारे पानी के रूप में समुद्रों में मौजूद है, जबकि लगभग 2.5% जल ही मीठे जल में के रूप में उपलब्ध है, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों अथवा हिम टोपियों के रूप में मौजूद है, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत जल, झीलों इत्यादि के रूप में मौजूद है। अतः उपयुक्त प्रश्न के अनुसार मीठे पानी का स्रोत नदी होगा। अगला है मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए। मेरियाना या चैलेंजर गर्त या खाई प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। इसके उत्पत्ति प्लेटों के खिसकने से हुई है। इस गर्त की खोज वर्ष 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान द्वारा की गई। इस गर्त की अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगला है प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है, तो ये हो जाएगा हिंद। इसमें देख लेते हैं महासागरीय गर्त महासागरीय बेसिन के सबसे नीचे के भाग है। इसकी तली औसत महासागरीय नितल से काफ़ी
नीचे मिलती हैं। इसकी उत्पत्ति महासागरीय तली के में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन तथा भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त 11,033 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त ज्वारा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 7,725 मीटर है। यह हिंद महासागर की दूसरी सबसे बड़ी गर्त है, जो हिंद महासागर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मरीना ट्रेंच। इसमें देख लेते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त बिंदु डायमेटिना या मरीना ट्रेंच गर्त, जो 8,407 मीटर है। इसके पश्चात सुंडा गर्त 7,450 मीटर है। ध्यातव्य है कि मेरियाना गर्त 11,022 मीटर प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। आगे है, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया में। इसमें देख लेते हैं, सांता आना हवा शुष्क प्रायः गर्म और धूल भरी हवा है। यह शीत ऋतु तथा बसंत ऋतु में अक्सर चलती है। इसका प्रभाव तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया पर तथा पश्चिम अमेरिका के ग्रेट बेसिन पर भी पड़ता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया सांता आना कैनियोन और वहाँ की स्थानीय साहित्य और पौराणिक कथाओं के नाम पर पड़ा है। यह हवा बहुत शुष्क और गर्म होती है और मरुस्थल में बहती है। इसे कैलिफोर्निया में शैतानी हवाओं के रूप में जाना जाता है। अगला है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3.5%। इसमें है, समुद्री जल का औसतन खारापन 3.5% होता है। सागरी जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं उसके जल के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरी लवणता को प्रति 1000 ग्राम में उपस्थित लवणों की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 35% अर्थात 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। समुद्री जल के खारापन का कारण उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड को NaCl भी कहते हैं। ये है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो ये हो जाएगा मृत सागर। इसमें है, लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35% 1000 होती हैं। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% तथा दूसरी सबसे अधिक लवणता मृत सागर 238% पाई जाती है। आगे है, पर्वत पठार एवं मरुस्थल या मैदान से प्रश्न। इसमें देख लेते हैं, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो ये आपका रूस में स्थित है। इस रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5633 मीटर है। अगला है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें है, तनामी ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो नुकीले पत्तियां वाली होती हैं, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियां आदि होती हैं। यहाँ लाल रंग के
कंगारू पाए जाते हैं। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। इसमें है, सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर के से लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तर एवं एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दुगुने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मोरक्को, मारितानिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को देशों में है। अतः नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा। इसमें देख लेते हैं, विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैला है। सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली और मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को है। इसमें है थार, उत्तर प्रदेश भारत, राजस्थान में है, गोबी मंगोलिया चीन में है और मोजाबे द कैलिफोर्निया USA में है। आगे है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान और तुर्क दिया है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें इसका व्याख्या देख लेते हैं। काइजिल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सीर दरिया तथा अमू दरिया नामक दो नदियों के दो आब के मध्य स्थित है। आगे है, इसमें कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र के दूरतम बिंदु है? तो ये हो जाएगा माउंट चिम्बराजो। क्या हो जाएगा? माउंट चिम्बराजो। इसमें है, माउंट चिम्बराजो को इक्वाडोर भी कहते हैं। पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र के दूरतम बिंदु है। यह विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर में है। चूँकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह दीर्घवृत्ताकार है, इससे विषुवतीय रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक है। अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 8848 मीटर। कितना है? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो ये हो जाएगा एकांगगुआ पर्वत। इसमें है, एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एकांगगुआ पर्वत अर्जेंटीना में स्थित है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगा एंडीज। इसमें है, एक तरफ पर्वत श्रृंखला और लंबाई इसकी देख लेते हैं। एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है 7242 किलोमीटर। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है 4800 किलोमीटर। हिमालय एशिया में है 2400 किलोमीटर। महान डिवाइडिंग श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया में है 3700 किलोमीटर। ट्रांस अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका में है 3500 किलोमीटर। अगला है, मरुद्वीप संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये रेगिस्तान से। इसमें देख लेते हैं, मरुद्वीप क्या लिखा था? मरुद्वीप था वहाँ पे, का संबंध रेगिस्तान से है। मरुभूमि के चारों ओर पानी तथा जंगल पाए जाते हैं। मरुभूमि का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है जो जानवरों तथा इंसानों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। मरुभूमि रेगिस्तानी इलाकों में व्यापार और परिवहन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में होने के कारण होता है। तो ये हो जाएगा अति चराई। इसमें देख लेते हैं, भूमि के ऊपर से वनस्पतियों के हटने से उस पर वायु क्रिया तीव्र होती है और वायु अपर्दन की समस्या उत्पन्न होती है।
वायु अपरदन की समस्या मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है, परंतु अति चराई के कारण यह क्रिया शुष्क भूमि में होने लगती है। भूमि से वनस्पतियों के हटने के कारण वायु अपरदन और मृदा अपरदन दोनों का संकट उत्पन्न हो जाता है। अगला है झील जलप्रपात। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो ये हो जाएगा एंजिल। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना एंजिल झरना है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह झरना वेनेजुएला में स्थित है। एक तरफ झरना ऊंचाई और उसका स्थान देख लेते हैं। एंजिल जलप्रपात 979 मीटर वेनेजुएला में है। टुगेला जलप्रपात ये 614 मीटर जो साउथ अफ्रीका में है। मोंगे फोसन क्या है? मोंगे फोसन है, ये 773 मीटर नॉर्वे में है। मुट राजी ये 762 मीटर जिम्बाब्वे में है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल्स झरना 779 मीटर ऊंचा कानियामा राष्ट्रीय उद्यान बोलीवर वेनेजुएला में है तथा साउथ अफ्रीका को टुगेला झरना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा 948 मीटर झरना है। अगला है भूकंप और ज्वालामुखी से प्रश्न। इसमें है हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ढाल ज्वालामुखी। हवाई ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से प्रवाह से बना होता है। ढाल ज्वालामुखी 3 प्रकार के ज्वालामुखी में ढाल क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा ढाल ज्वालामुखी में बेसाल्टिक लावा राख और चट्टान की तुलना में कम चिपचिपापन होता है और घटना जो ढालों को इतने बड़े होने की अनुमति देती है उसे लावा ट्यूब कहा जाता है। अगला है इसमें माउंट एटेना जिसे यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा इटली। इसमें है माउंट एटेना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह इटली देश के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 3350 मीटर। यह आल्प्स पर्वत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। अगला है माउंट किलिमंजारो यहाँ पे में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये है तंजानिया। इसमें देख लेते हैं किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप तंजानिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत एकल पर्वत यानी ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इस पर्वत का निर्माण 30 लाख साल पहले 3 अलग अलग ज्वालामुखियों के निकले लावे के लगातार ठंडा होकर जमने से शुरू हुआ था। ये 3 ज्वालामुखी कीबो, मावेंजी और सीरा है। आगे है मावेंजी और सीरा ज्वालामुखी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। अब इनमें से कभी भी लावा नहीं निकलेगा, लेकिन कीवो ज्वालामुखी अब सुप्त अवस्था में है और उसमें किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। किलिमंजारो पर्वत पर कीवो ज्वालामुखी की चोटी की सबसे ऊंची है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5895 मीटर है। ये पर्वत किलिमंजारो नेशनल पार्क का हिस्सा है जो लगभग 1688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसे भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है, जबकि जिस उपकरणों द्वारा भूकंप
तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, राशिफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। अगला है गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है कोलंबिया में। आगे है इसी में है गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर देश के साथ लगने वाले कोलंबिया देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और गैलेरेस ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर का माउंट टोकोपेक्सी ज्वालामुखी है। आगे है भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती है? ये हो जाएगा सतही तरंगें। इसमें देख लेते हैं पी तरंग या पी वेव। यह प्राथमिक तरंग है। इस तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, परंतु ठोस में इसका वेग सर्वाधिक होता है। ये ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। ऐसी तरंगें क्या होती हैं? यह द्वितीय तरंग है, केवल ठोस में गमन करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। सतही तरंग, इसकी उत्पत्ति धरातलीय, चट्टान एवं भूगर्भीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया से होती है। ये केवल क्षैतिज तल पर गमन करती हैं तथा सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। नोट में है इस प्रकार का आयोग ने उत्तर ए को सही माना है। आगे है इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो ये हो जाएगा भूकंप। आगे है इसमें देख लेते हैं। पहले भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करता है। यह प्लेटों के संचयन का या शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होता है। अगला टॉपिक है वायुमंडल से प्रश्न। इसमें है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है तो हो जाएगा आयन मंडल। इसमें है धरातल से 60 से 660 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के भाग इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। आयन मंडल में सबसे नीचे डी लेयर होता है जिसे विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत ये सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला है इसमें वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 1:5। इसमें देख लेते हैं पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है 0.3%। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात है 1:5। अगला है समान वायुमंडलीय दाब होता है तो ये हो जाएगा 707 मिलीलीटर पारा स्तंभ। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडलीय कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु की हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती हैं जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब 707 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। अगला है कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है तो ये हो जाएगा डी सही हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। इसमें देख लेते हैं हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने से आग नहीं जलती, परंतु 15% से अधिक ऑक्सीजन होने पर आग ज्वलनशील होती है। अगला है इसमें
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। इसमें दे लेते हैं वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, शेष है आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि सम्मिलित रहती हैं। अगला है हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। इसमें है हवा गैसों का मिश्रण है जिसमें गैसों की मात्रा निम्नवत है। नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.33% है। क्या हो जाएगा? 0.33% आदि गैसें उपस्थित हैं। अगला है इसमें वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, जबकि आयनोस्फियर आयन मंडल से रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। अगला है धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? तो ये हो जाएगा कुहरा। इसमें है वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुआं एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्मांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरा का निर्माण होता है। इसकी दृश्यता 1 किमी से कम होती है। आगे है वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती हैं? तो हो जाएगा 78 से 79%। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि गैसें शामिल हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कण पाए जाते हैं। आगे है विश्व की प्रमुख नदियाँ व नहरें। इसमें देख लेते विश्व की प्रमुख नदियाँ और नहरें के बारे में देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक नदी नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती, जैसे ओमान, कतर, कुवैत आदि। अगला है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ये हो जाएगा जर्मनी। इसमें देख लेते हैं डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित नाउएसिंगन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में जाकर समुद्र में मिलती है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी की कुल लंबाई 2842 किलोमीटर है, जो 5 मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। अगला है कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो ये हो जाएगा यांगसी। इसमें देख लेते हैं यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है। यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। चीन की दूसरी बड़ी नदी पीला सागर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बराबर भाग में 2 बार काटती है लिखा है। तो इसमें हो जाएगा कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी
है। यह भूमध्य रेखा को दो बार काटती हैं। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार तथा भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा के प्रश्न। इसमें प्रश्न है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा इटली। इसमें है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है इटली देश में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। अगला इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका। इसमें है मैरीबर्ड लैंड तथा वीर तलीव ट्रायंगल पृथ्वी पर केवल 2 भूमि क्षेत्र किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं, अर्थात इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जा सकता। मैरीबर्ड लैंड अंटार्कटिका का एक हिस्सा है जो इतना दूरस्थ है कि दुनिया का कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता। यह पृथ्वी पर एकमात्र सबसे बड़ा स्वामित्व विहीन क्षेत्र है। अगला है इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसमें हो जाएगा तो इसकी राजधानी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। क्या हो जाएगा? पर्थ। इसमें देख लेते हैं विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। इसके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कालगुरली व कूलगार्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खान है। यह देश विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्ति है के लिए प्रसिद्ध है। कोसियुस्को 2228 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व न्यूगिनी के बीच में है। अगला है अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ USSR का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उनकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा बाकू। आगे है इसमें अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ये काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। इसके सीमांत देश आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की। इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। यह वर्ष 1991 तक पूर्व सोवियत संघ का भाग था। अगला है इसमें निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो ये हो जाएगा बेल्जियम। इसमें देख लेते हैं भूमध्य सागर की समुद्र सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को आदि देश स्थित है, जबकि बेल्जियम उत्तर सागर की सीमा पर स्थित देश है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो ये हो जाएगा इटली। इसमें है आल्प्स पर्वत के पास क्षेत्रों में स्थित देश को अल्पाइन देश कहते हैं। अल्पाइन देश में प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवानिया तथा स्विट्जरलैंड हैं। ये देश आल्प्स के प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। नोट में है आल्प्स पर्वत पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला है माले की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी माले मालदीव की राजधानी है। इसमें पढ़ लेते हैं मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव में 1152 टापू हैं।
जिसमें से 200 पर बस्ती है। इसकी राजधानी माले है जो सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की भाषा माही है तथा मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी निवास करते हैं। अगला है स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो इसमें हो जाएगा स्टॉकहोम। इसमें देख लेते हैं एक तरफ देश और राजधानी। स्वीडन का स्टॉकहोम हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का बर्न हो जाएगा लक्समबर्ग का हो जाएगा लक्समबर्ग। स्पेन का हो जाएगा मैड्रिड। अगला है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो ये हो जाएगा बुल्गारिया। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। आगे इसमें बुल्गारिया यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी सोफिया है, जबकि सूडान, बेनिन तथा घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आगे है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। इसमें है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिससे 14 देशों की सीमा स्पर्श करती है। ये देश उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम है। अगला है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसमें है वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर 108.7 एकड़ है। वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। अगला है ग्रेनेडा स्थित है। ये हो जाएगा कैरिबियन सागर में। इसमें है ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेनियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनाडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है। आगे इसमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो तंजानिया है, केन्या है, नामीबिया है, मोरक्को है। तो इसमें आपको मिलाना है, तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। सूची 1 और देश सूची एक तरफ राजधानी है। तो तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा, केन्या का हो जाएगा नैरोबी, नामीबिया का हो जाएगा विंडहॉक, मोरक्को का हो जाएगा रबात। अगला है निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में एक से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इसमें देख लेते हैं स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसका विवरण निम्नलिखित है। साओ टोम और प्रिंसिप, 2 है गैबॉन, 3 है कांगो गणराज्य, 4 है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 5 है युगांडा, 6 है केन्या, 7 है सोमालिया, 8 है मालदीव, 9 है इंडोनेशिया, 10 है किरीबाती, 11 है इक्वेडोर, 12 है कोलंबिया और 13 है ब्राज़ील। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। इसमें देख लेते हैं रूस, कनाडा, चीन, साउथ राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 85,14,777 वर्ग किमी है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है, इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित साओ पालो कहवा की मंडी तथा सेंटोस कहवा पत्तन के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है अबू धाबी की राजधानी। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। इसमें देख लेते हैं देश और राजधानी। यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी हो जाएगा। नीदरलैंड की राजधानी
एम्स्टर्डम हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा। इटली का रोम। अगला है पटाका किस देश की मुद्रा है, तो ये हो जाएगा मकाऊ। अन्य देश और मुद्रा देख लेते हैं। पनामा का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। लाओस का हो जाएगा लाओ कीप। मकाऊ का हो जाएगा पटाका। मेक्सिको का हो जाएगा मैक्सिकन पेसो। अगला है इसमें आर्थिक भूगोल के टॉपिक। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये हो जाएगा चीन। इसमें देख लेते हैं विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन के बाद गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। चाय, प्याज, आलू, चावल, रेशम उत्पाद में चीन प्रथम व भारत का द्वितीय स्थान है। अगला है 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था, तो ये हो जाएगा भारत। इसमें देख लेते हैं वर्ष 2017 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। भारत विश्व का 21% दुग्ध उत्पाद करता है। पूरी दुनिया में 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी को हुई थी। अगला है निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है, तो ये हो जाएगा आयरलैंड। इसमें है आयरलैंड को भारत सबसे कम वस्तुएं निर्यात करता है। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक में स्थित ब्रिटेन से अलग परंतु यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में शामिल है। आयरलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप देश है। यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड नॉर्थ चैनल द्वारा जुड़ा है। अगला है विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो ये हो जाएगा चीन। इसमें है सोना अत्यंत चमकदार तथा मूल्यवान धातु है जो दिखने में चमकदार सुनहरे पीले रंग का होता है और बहुत ही आकर्षक लगता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। वर्ष 2007 में सोने के उत्पाद में दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ने के बाद अब तक चीन शीर्ष पद पर बना है। चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा भारत के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। नोट में है स्वर्ण उत्पादन में भारत में परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक का कोलार तथा हट्टी क्षेत्र स्वर्ण उत्पादन में भारत का 99% स्वर्ण का उत्पादन करता है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा लासलगांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा लासलगांव। इसमें देख लेते हैं एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव में है। अगला है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये हो जाएगा चीन में। इसमें है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है जबकि भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सिल्क उत्पादक देश है। भारत का 97% सिल्क आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में होता है। अगला है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा तथा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अगला है कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा इटली। इटली मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसमें है विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका 68.32%, रूस में 15.52%, जिम्बाब्वे में 6.82% तथा कनाडा में 4.47% करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पाद का दूसरा स्थान है, तो ये हो जाएगा भारत। इसमें है
FAO के अनुसार भारत संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। धान उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। धान उत्पादन में इंडोनेशिया का तीसरा तथा बांग्लादेश का 14वां स्थान है। अगला टॉपिक है परिवहन से प्रश्न, इसमें देख लेते हैं। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, तो यह है शंघाई की मागलेव। इसमें देख लेते हैं विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शंघाई की मागलेव है। इसकी अधिकतम चाल 430 किलोमीटर पर घंटा तथा औसत गति 251 किलोमीटर पर घंटा है। इसमें है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। तो इसमें अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इसमें डी सही हो जाएगा, कैंकुवर और हैलीफैक्स के मध्य। इसमें पढ़ लेते हैं लिखा है कनेडियन पैसिफिक रेलवे वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग चलती है। यह मार्ग कनाडा के पूर्वी सिरे मध्य पर स्थित सेंट जॉन नगर को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। यह मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, विश्व की बड़ी गेहूं की मंडी आदि प्रमुख नगरों को जोड़ती है। इसी के लगभग समांतर स्थित कनेडियन नेशनल रेल मार्ग पूर्व में हैलीफैक्स नामक नगर को, पश्चिम में प्रिंस रूपर्ट नगर को जोड़ता है। अगला है ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, तो यह है स्विट्जरलैंड की। इसमें देख लेते हैं ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। यह स्विस आल्प्स के केंद्र में जर्मट और सेंट मोरित्ज के दो प्रमुख पर्वत रिसॉर्ट्स को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला है विविध पे प्रश्न, इसमें देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्य है, तो ये हो जाएगा इन सभी में औसतन 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। इसमें है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार दक्षिणी सूडान, लीबिया, यमन तथा ग्रीस इन सभी देशों में औसतन 10 वर्षों में नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। आगे है संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा ए, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। इसमें है निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो ये हो जाएगा जल चक्र। इसमें है जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला रूप पानी द्रव जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। आगे है इसके फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित करता है। यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिक तंत्र में एक भू-जैव रसायन चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न रूप से होता है। पहला है धरातलीय, दूसरा है वायुमंडलीय, 3 है समुद्री और 4 है भूगर्भिक। अगला है एक्वीफर जल वृत्त क्या है, तो ये है भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। इसमें देख लेते हैं जल भर या जल वृत्त धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है। जल भर ज़्यादातर ऐसी बलुआ पत्थर चट्टानों में पाए जाते हैं जिनके नीचे सेल या सिल्ट स्टोन की परत पाई जाती है। जल भर में
अपारगम्य जलरोधी परत की उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है। मुक्त जलभर और संरोधित जलभर। अगला है मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा फ्लोरिडा जल संधि। इसमें है फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। अगला है इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती हैं। इसमें देख लेते हैं पृथ्वी जल सीमित मात्रा में है। पृथ्वी जल विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, बादल का निर्माण एवं वर्षा तथा जल का धरातलीय प्रभाव से होकर लगातार गुजरता है, अर्थात ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है जिसे हम साधारण भाषा में जल चक्र कहते हैं। जल के वाष्पीकरण के बादलों का निर्माण होता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक एवं उत्तरदायी तो होता है तथा बर्फ का पिघलना जल का चक्र का ही भाग है, अतः भी जल चक्र का भाग नहीं है, हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जबकि इसका दक्षिण एशियाई केंद्र वाराणसी में स्थित है। अगला है विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पाद देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भारत में होता है सबसे ज़्यादा। आगे इसमें देख लेते हैं मूंगा रेशम उत्पाद में भारत का एकाधिकार। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 95% है। व्यावसायिक महत्व की कुछ किस्में होती हैं कि रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं। ये किस्में निम्न प्रकार की हैं: शहतूत, ओक तसर एवं उष्णकटिबंधीय तसर। 3 है मूंगा और 4 है एरी। भारत का कर्नाटक राज्य देश का 41% से अधिक रेशम का उत्पादन करता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र मैसूर में स्थित है। अगला है असंगत मिलान खोजें। इसमें हो जाएगा सी सही हो जाएगा। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियन कनाडा है। सुपीरियन झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियन झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बहती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरी एवं समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड देश को हजार झीलों का देश भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील चाड है। सुंदरबन डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नदी है। अगला है 140 नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? तो ये हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। 140 उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। अगला है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो ये है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा लक्षद्वीप के मध्य से गुजरते हैं। अगला है इसमें यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र
डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? यह है उत्तरी सागर में। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डॉगर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। यह उत्तरी सागर में स्थित रेतीला किनारा है। इसका छिछला भाग 100 किमी है तथा यह पूर्वी किनारे पर इंग्लैंड तक स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित छिछला होने के साथ साथ चारों तरफ समुद्र से घिरा है। यह मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला है पैटागोनिया कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अर्जेंटीना। इसमें है पैटागोनिया एक पठार क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका दक्षिण भाग मरुस्थलीय है। अगला है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है? तो ये हो जाएगा वृक्षों की संख्या। इसमें है किसी देश की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु के जानने के लिए कोई योगदान नहीं करता। अगला है निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा वर्षा मेघ। इसमें है निम्बस वर्षा मेघ को दर्शाता है। वर्षा मेघ अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं जो ऊर्ध्वाधर रूप से 7500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन बादलों में भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि होती हैं। अगला है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा अमेजन बेसिन में। इसमें है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। यह बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ता है जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। अगला है बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग के नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इसमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। इसमें है भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव क्षेत्र नहीं बनाता। भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी का विस्तार 30 से 40 डिग्री अंशांशों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर तक रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा सर्दियों में वर्षा होती है। शीतकाल में पछुआ पवनों तथा चक्रवातों में वर्षा होती है। आगे है यहाँ से आपका भारत का भूगोल शुरू होता है। इस टॉपिक को यहीं तक रहने देती हूँ। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।